अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर विद फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैटर क्या होता है बेटा? देखें, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर्स जिनके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है, फूड जो हम खाते हैं, एयर जो हम अपनी बॉडी के अंदर हर वक्त लेकर जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इनहेल कर रहे हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसके अलावा आजकल के मौसम में चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल बढ़ गया हुआ है, तो पानी ये भी मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को सुनते हुए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैटर। इवन के ह्यूमन बींग्स भी मैटर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बेटा ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर आपने किसी अनएजुकेटेड बंदे को ये बात समझानी है कि मैटर क्या है, तो उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही लिया है, क्योंकि अब फिलहाल आप अनएजुकेट है मैटर के हवाले से, तो मैटर को जरा समझ लें। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द बेटा मौजूद हैं, ऑल ऑफ देम कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, चेयर ऑन विच वी सिट, जिनके ऊपर हम बैठते हैं, फूड दैट वी टेक फॉर एनर्जी, एयर विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, कॉन्स्टेंटली इनहेल कर रहे हैं हम। वाटर, इसके बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा मैनी मोर, बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम मैटर में लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट ये कहती है कि हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर है। लेकिन साइंटिफिकली, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंटिफिकली हम मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटा साइंटिफिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, एनीथिंग दैट हैज, जिसके पास मैस हो। मैस की जगह कहीं जगह पर आपको वेट का टर्म भी नजर आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैस हो, वेट हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह घेर ले, यानी कि उसका क्या हो? उसका वॉल्यूम हो। जगह वही चीज घेरती है जिसका वॉल्यूम, उर्दू में हुजम बोलते हैं इसको। तो एवरीथिंग दैट हैज मैस, जिसका मैस हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, वो मैटर है। अब किस चीज का मैस है या नहीं है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, देखें मैस क्या है। अगर कोई चीज आप उठा रहे हैं, आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, दैट मीन्स दैट थिंग हैज मैस, उसका मैस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर अभी मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको उठाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई विल से दिस मार्कर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। एंड ऑल्सो दिस मार्कर हैज सम वॉल्यूम, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां पर रखूं मार्कर को, तो इस मार्कर ने इस व्हाइट बोर्ड का एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, सो दैट मीन्स इट हैज वॉल्यूम। तो चूंकि इसके पास मैस भी है, इसके अलावा इसके पास वॉल्यूम भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, सो आई विल से दैट दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। ये किस कैटेगरी में आएगा? मैटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं, क्या ये एग्जाम्पल्स साइंटिफिक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैटर की कैटेगरी में आती हैं? तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज चेयर। तो क्या चेयर के पास मैस है? चेयर के पास वॉल्यूम है? एग्जैक्टली यस, ऑब्वियसली इट हैज मैस एज वेल एज वॉल्यूम। चेयर जो है इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, मैस भी है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। सो वी कैन से दैट चेयर हैज mass and as well as volume, that's why chair is a matter. उसके अलावा food, for example you are eating a biscuit, आप एक बिस्किट खा रहे हैं, that biscuit has some mass, उसका कुछ ना कुछ mass होगा, as well as it has some volume, उसका कुछ ना कुछ volume भी होगा। so that food you are taking on daily basis come under the category of matter, वो भी matter की कैटेगरी में आते हैं because it has mass as well as volume. The third example was air. तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि क्या एयर मैटर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। एंड फाइनली वी हैव वाटर। क्या वाटर कैटेगरी में आता है मैटर की?
कि नहीं आता। तो ये दो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आपने खुद एनालाइज करना है और ये फाइनल डिसीजन लेना है क्या ये मैटर है या नहीं है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम सब इंसान, हम सब जानवर जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, एवरी लिविंग स्पीशी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर, क्योंकि हम सबका कुछ ना कुछ मैस है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, और सब ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। जो बड़ा जानवर होता है वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, जो छोटा जानवर होता है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसी तरीके से मैस का भी है, हाथी का मैस ज्यादा है, ठीक है, चूंटी का मैस क्या है, कम है, ठीक है। तो इसलिए हर वो चीज जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आ रही है वो इन दो कंडीशंस को ऑलमोस्ट हर हालत में पूरा कर रही है, ठीक है, चाहे कम है ज्यादा, इट डजंट मैटर। तो अगर मैस है और स्पेस है, सो वी विल से दैट थिंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर, ठीक है। अब आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज अबाउट एटम्स, क्योंकि एटम्स को अंडरस्टैंड किए बगैर आप केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट, then we will start the next portion. तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ देर पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, इसको जनरल वे में भी समझने की कोशिश की और साइंटिफिकली भी हमने मैटर को डिफाइन किया और हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि जितना भी मैटर हमारे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स मौजूद है वो हमें तीन बेसिक फॉर्म्स के अंदर नजर आता है, ठीक है। या तो मैटर हमें सॉलिड स्टेट में नजर आएगा, या लिक्विड स्टेट में नजर आएगा, और या फिर गैसियस स्टेट के अंदर नजर आता है। इनको हम, इन स्टेट्स ऑफ मैटर को हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, यानी कि मैटर का ज़ाहिरी शक्लो सूरत कैसा है। तो मैटर का जो ज़ाहिरी शक्लो सूरत है कि देखने में मैटर कैसा आपको दिखेगा, तो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। तो मैटर जो है ये तीन फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। द फर्स्ट वन इज वी हैव सॉलिड स्टेट, द सेकेंड वन इज liquid state, and the third and final state is gas state, ठीक है। तो इन तीन में से किसी एक फॉर्म के अंदर आपको मैटर अपने इर्द गिर्द नजर आ सकता है। जैसे अगर बात करूं इस रूम के, जिस रूम में ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, इसमें ज़्यादातर जो मैटर है मेरे सामने वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर चेयर्स हैं, यहाँ पर ये स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन फिट किया हुआ है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर सॉलिड। सॉलिड की पहचान कैसे होती है जी? सॉलिड सख्त होता है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट, लिक्विड द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूजेबल इन यूज लिक्विड इज वाटर। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे कॉमन जो लिक्विड है वो वाटर है। वाटर का फॉर्मूला भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, H2O। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जूसेस पीते हैं, दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। एंड द थर्ड स्टेट इज गैस स्टेट। तो हमारे इर्द गिर्द एयर मौजूद है। अब आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन एयर चूंकि कलरलेस होती है इसलिए हमें एयर अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम उस एयर को अपनी बॉडी का हिस्सा बना रहे होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। हम एयर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जो गैसेस कलरलेस होती हैं वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जिनके कलर्स होते हैं वो हमें नजर आती हैं, ठीक है। सो आई विल राइट सम एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड की भी कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, लिक्विड की भी लिखूंगा और गैस की भी लिखूंगा। तो सॉलिड्स की जो एग्जांपल्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो बड़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे द चेयर्स आई हैव, पेन, markers, apart from that whiteboard, etc. Liquid state,
As I mentioned earlier, water, cold drinks, juices, etc. And the third state of matter, which is gas state, in my surrounding right now, air, carbon dioxide, I may write it because it is very common to all of you. Oxygen gas, all of these gases that I have mentioned on the whiteboard are colorless gases. So our eye cannot see all of these gases. Air को हम नहीं देख सकते क्योंकि colorless होती है. कार्बन डाइऑक्साइड ये भी colorless होती है, it cannot be seen, and oxygen as well. लेकिन अगर किसी कलर्ड गैस की मैं एग्जांपल दूं तो दैट इज क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस, इसको क्लोराइन नहीं पढ़ना, क्लोरीन गैस, और इसका बेटा कलर होता है ग्रीन. ठीक है, तो ये बेटा हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. तो तीन स्टेट्स के अंदर आपको बेटा मैटर नजर आएगा, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में. अब आप अपने इर्द गिर्द को एनालाइज करें और देखें आपको कौन कौन सी चीजें सॉलिड नजर आती हैं, सॉलिड दिखती हैं, कौन सी चीजें लिक्विड स्टेट में हैं और कौन सी गैस स्टेट में हैं. इनकी अलग से प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे इन डिटेल. तो अभी आपको जस्ट समझना है कि आपके इर्द गिर्द कौन सा स्टेट ऑफ मैटर मौजूद है और उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो फटाफट से आप इसको नोट कर लें, तो फिर हम आगे एटम्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि एटम्स को अंडरस्टैंड किए बगैर हम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो फटाफट से इसको नोट कर लें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एटम्स. तो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने के बाद नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर सारी की सारी केमिस्ट्री बेस करती है, दैट इज एटम्स. अगर हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, देखिए हर चीज़, जैसे हम इंसान हैं, हम सब इंसानों का जो वजूद है वो मिट्टी से बना है, और हमारे अंदर छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे खुलिया पाए जाते हैं जिनको इंग्लिश में हम सेल्स बोलते हैं. तो हर चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बनी है. तो ऑब्वियसली जितना भी मैटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा. तो किससे मिलकर बना है, इसका जवाब हमें कौन देगा? तो इसका जवाब आज से काफी अरसा पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था, एंड दैट ग्रीक फिलोसोफर नेम वाज डेमोक्रेटस. डेमोक्रेटस ने ये कहा कि जितना भी मैटर हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है वो सारे का सारा मैटर इंतहाई छोटे छोटे जरात से, इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. और उसने उन छोटे पार्टिकल्स को अपनी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर नाम दिया था एटमॉस. इसी वर्ड एटमॉस को हमने इंग्लिश में पढ़ते हैं एटम्स के नाम से. एटम्स का मतलब क्या होता है, एटमॉस का मतलब क्या है? एटमॉस मीन्स समथिंग इनडिविजिबल, एक ऐसी चीज जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटस के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे जो छोटी चीज है, जो सबसे छोटा पार्टिकल दुनिया का है जिससे सारा मैटर मिलकर बना है, वो हमारा एटम है. यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस. तो डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि जितना भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में ये बात गलत साबित हो चुकी हुई है. इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में तो नहीं हम जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे. बट आज के दौर में ये बात बिल्कुल गलत है. हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैटर जितना भी है वो एटम से मिलकर बना है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि एटम इज इनडिविजिबल. एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो डेमोक्रेटस के बाद जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आता गया
उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को गलत साबित किया कि एटम इज इंडिविजिबल। आज के दौर में हमें ये पता है कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मेनली मिलकर बना है। वो पार्टिकल कौन कौन से हैं, आपने उनका नाम भी लाजमी सुना होगा। तो हम यहां लिखेंगे इनसाइड एटम्स। तो एटम्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो सबसे पहली बात, एटम्स के अंदर बेटा मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड वन, एटम के अंदर बेटा क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स। और थर्ड थिंग, एटम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जो साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में डिस्कवर किए और इस बात को गलत साबित कर दिया कि एटम इंडिविजिबल है। अगर एटम इंडिविजिबल होता तो ये चीजें कभी भी डिस्कवर ना होती, ये पार्टिकल्स ना डिस्कवर होते। इलेक्ट्रॉन बेटा डिस्कवर हुआ था 1897 में और इसको डिस्कवर किया था जोसेफ जॉन थॉमसन ने। फिर प्रोटॉन जो है 1917 में डिस्कवर किया गया था बाय रदरफोर्ड, इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। एंड फाइनली इन 1932 न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक। इन लोगों ने अपने दौर में एक्सपेरिमेंट्स करके इस बात को गलत साबित किया कि एटम इंडिविजिबल होता है। आज के दौर में अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो इसका जो ताज है वो इन तीनों के सर पर है, ठीक है। इन्होंने ही इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था और इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, दे हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, while neutrons are neutral, means they have no charge, इन पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब मजीद डिस्कस करते हैं। देखें, मैटर के अंदर एटम्स मौजूद हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन आपने बेटा याद रखना है हर मैटर के अंदर पाए जाने वाले एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इस मार्कर के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जो एटम्स हैं दे आर डिफरेंट। ये मोबाइल फोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं इसके अंदर एटम्स जो हैं वो डिफरेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं दे आर डिफरेंट। तो मैटर के अंदर जो एटम्स हैं वो मैटर टू मैटर वेरी करते हैं, ठीक है। इनके साइजेस डिफरेंट होंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बात आपने आज से अपने पल्ले बिठा लेनी है कि मैटर के अंदर एटम्स एक ही तरह के नहीं पाए जाते, हर मैटर के अंदर पाए जाने वाले एटम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है। गोल्ड के एटम्स, गोल्ड जो हमारा मैटर है, सोना सबके घर में मौजूद है, और लोहा, आयरन, इन दोनों के अंदर डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। गोल्ड के एटम्स मुख्तलिफ होंगे आयरन के एटम से, इस वजह से क्या होता है, गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं आयरन से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी मैटर जो आपके इर्द गिर्द बेटा मौजूद है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद में भी वेरी करते हैं, ठीक है। मैटर चाहे आपका सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, बना वो एटम से ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह के एटम्स एक स्टेट में पाए जाते हैं उसी तरह के एटम्स किसी दूसरी स्टेट में पाए जाते हैं। अगर मैटर डिफरेंट हो जाएगा तो एटम्स की तादाद भी क्या हो जाएगी, सॉरी, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो साइज है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब यहां से एक बात जो क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? तो बेटा इसका सिंपल आंसर है नो, हम एटम्स को नहीं देख सकते। एटम्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंख से एटम्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, एक एटम का जो एवरेज साइज है ना बेटा वो होता है 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम ये साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट है,
इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर। तो इस वजह से अब आप खुद यहां पर देखो एटम का साइज, ये एवरेज साइज है, सभी एटम्स का साइज इतना नहीं होना। मैंने जैसे आपको बताया है कि हर मैटर में एटम्स की तरह एटम्स का जो वॉल्यूम है, एटम्स का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से ये जो मैंने यहाँ पर एटम का साइज लिखा है ये एवरेज साइज है। एवरेज साइज कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम, बहुत ही कम है। इतनी छोटी चीज को हमारी आंख में अल्लाह ताला ने इतनी पावर नहीं रखी कि इतनी छोटी चीज को हम देख सकें, ठीक है। लेकिन एटम की एग्जिस्टेंस के प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंख उन्हें नहीं दे सकती। और अगर हम फर्दर फिर भी एटम को जानना चाहते हैं तो आपने याद रखना है जो एटम, एक अगर सिंगल एटम की बात करें तो उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। एटम्स को कंसीडर किया जाता है एक स्फीयर की तरह, ऐसे। इस स्फीयर का एक सेंटर है, इस सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये न्यूक्लियस जो है ये पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे साइज का होता है। आप खुद देखें, मैंने पूरा एटम बनाया है और उसका न्यूक्लियस कितना छोटा बनाया है। क्यों न्यूक्लियस छोटा बनाया है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो पूरे एटम के कंपैरिजन में इंतहाई कम होता है, ना होने के बराबर होता है। और इनसाइड द एटम सारे का सारा आपका खाली होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा आपने याद रखना है 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने एटम का जनरल स्ट्रक्चर समझना है तो वो ये है कि हर एटम का एक सेंटर, एटम को पहले हम एक स्फीयर की तरह कंसिडर करते हैं। एटम का सेंटर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज लाइक आवर सोलर सिस्टम। अगर आप थोड़ा सा इसको एनालॉजी में लाने की कोशिश करें तो जो एटम है इट इज लाइक अ सोलर सिस्टम। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं। बिल्कुल आप ये जो हमारा न्यूक्लियस है एटम का, इसको कंसिडर कर सकते हो, इट इज लाइक अ सन। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यू मे कंसिडर देम लाइक प्लैनेट्स, उनको प्लैनेट्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड हर वक्त मूव कर रहे होते हैं और ये क्लाउड की शक्ल में होते हैं। इतनी तेजी से मूव करते हैं कि ये क्लाउड का शेप अटेन कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से आप अक्सर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सुनते होंगे वर्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन इतनी तेजी से होती है कि वो ऐसे लगता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का एक बादल है, ठीक है। इस वजह से बाज दफा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का भी वर्ड आप यूज करें, सुनने में आएगा आपके। सो दिस इज ऑल अबाउट एटम्स। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना लगी हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करें, समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर आगे की केमिस्ट्री आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप। और अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का। तब तक आप इसको रीड करें, अच्छे तरीके से समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।